नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप लोग देख रहे हैं कि चंद्रयान 3 मिशन सफल हो चुका है, तो आप सभी लोगों को शुभकामनाएं भी हैं। अमृतकाल की प्रथम प्रभाव में सफलता की यह अमृत वर्षा हुई है और हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। आज मैं भले ही दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन भी चंद्रयान पर लगा था और हमारे विज्ञानियों की परिश्रम और प्रतिभा से भारत आज चंद्रमा की उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां तक आज दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है। ये कौन कह रहा है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे हैं। और आप देखें चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर विक्रम ने सफलतापूर्वक की चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग और चांद के दक्षिण ध्रुव पर अपना यान उतारने वाला पहला राष्ट्र बना है भारत। शाम 6:04 लैंडिंग के साथ भारत बना विश्व में ऐसा करने वाला चौथा राष्ट्र। पीएम ने देखा ऐतिहासिक पल, देर रात रोवर प्रज्ञान लैंडर के रैंप पर आया और ये सॉफ्ट लैंडिंग के अहम चरण थे। इसमें आप देखिए पहले निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई। इस दौरान लैंडर के इंजन को सही समय और उचित ऊंचाई पर चालू किया गया और उपयुक्त मात्रा में ईंधन का उपयोग सुनिश्चित हुआ। नीचे उतरने के दौरान लैंडर में लगे कैमरे बताते रहे कि सतह कैसी है और यहाँ उतारा जा सकता है या नहीं। इसमें आप देखिए पहला चरण इस रफ ब्रेकिंग। इस चरण के दौरान चंद्रमा की 25 किलोमीटर इंटू 134 किलोमीटर कक्षा में मौजूदा चंद्रयान 3 का वेग करीब 1680 मीटर प्रति सेकंड रहा। लैंडर ने आप देखें 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा की सतह पर उतरना शुरू किया। इस चरण में 690 सेकंड लगे। विक्रम लैंडर में लगे 4 इंजनों को स्टार्ट कर वेग को धीरे धीरे कम किया गया और लैंडर 7.4 किलोमीटर तक आया। फिर आप देखते हैं कि अल्टीट्यूड होल्ड लगभग 10 सेकंड तक अल्टीट्यूड होल्ड चरण की प्रक्रिया पूरी की गई और इस समय लैंडर 3.48 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर स्थिति की ओर झुका। ऊंचाई घटाकर आप देखिए 6.8 किलोमीटर और वेग 336 मीटर प्रति सेकंड क्षैतिज और 59 मीटर प्रति सेकंड ऊर्ध्वाधर किया गया। फिर आप देखेंगे तीसरा फाइन ब्रेकिंग। 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर केवल 2 इंजनों का उपयोग किया गया, अन्य 2 इंजन बंद कर दिए गए और फाइन ब्रेकिंग चरण 175 सेकंड तक चला और इसमें आप देखिए लैंडर पूरी तरह से ऊर्ध्वाधर स्थिति में हो गया और ऊंचाई 6.8 किलोमीटर से 800 प्रति 1300 मीटर की गई और गति 0 मीटर प्रति सेकंड हुई। 12 सेकंड तक लैंडर हवा में रहा। इसके बाद 150 मीटर पर लैंडर 22 सेकंड हवा में रहा और अपने सेंसर व कैमरे के उपयोग करके सतह को जांचा कि नीचे बाधा तो नहीं है। फिर आप देखते हैं कि टर्मिनल डिसेंट और जब लैंडर निर्धारित लैंडिंग स्थल से करीब 60 मीटर पर था तो लैंडिंग को रीटारगेट किया गया जिसमें 52 सेकंड लगे। अगले 38 सेकंड में यह 10 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा तो इसके सभी इंजन बंद कर दिए गए और जिससे यह सीधे अपने पहियों पर सतह पर स्थिर हो सका और यह अंतिम चरण था। पूरी प्रक्रिया के दौरान विक्रम लैंडर पर लगे विशेष सेंसर और अनबोर्ड कंप्यूटर लगातार उसकी दिशा को नियंत्रित करते रहे। और आप देखिए 23 अगस्त 2023 को ये उपलब्धि हम लोगों ने हासिल की है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आप देखते हैं कि एक और बात आप लोगों को बता दूं, एक चंद दिवस का तक होगा अध्ययन इसका। इसरो के अनुसार चंद्रमा की सतह और आसपास के वातावरण का अध्ययन करने के लिए लैंडर और रोवर के पास एक चंद दिवस पृथ्वी के लगभग 14 दिन के बराबर का समय होगा। हालांकि विज्ञानियों ने दोनों के एक और चंद दिवस तक सक्रिय रहने की संभावना से इनकार नहीं किया है। लैंडर में लगे पेलोड से चंद्रमा की सतह का अध्ययन किया जाएगा और इससे नासा का भी पेलोड लगा है। इसमें भेजे गए 3 पेलोड रंभा, एलपी, चेस्ट और इल्सा के हैं। इनमें से आप देखिए एक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की मिट्टी और चट्टान का अध्ययन करेगा, दूसरा पेलोड रासायनिक पदार्थों और खनिजों का अध्ययन करेगा और देखेगा कि इनका स्वरूप कब कितना बदला है ताकि उनका इतिहास जाना जा सके। तीसरा पेलोड ये देखेगा कि चंद्रमा पर जीवन की क्या संभावना है और पृथ्वी से इसकी कोई समानता भी है कि नहीं। रोवर कुछ ही दूरी तक आप देखिए चलकर चांद की सतह का अध्ययन करेगा। 4 पहियों वाले लैंडर और 6 पहियों वाले रोवर का कुल वजन 1752 किलोग्राम है। लैंडिंग को सुरक्षित बनाने के लिए लैंडर में कई सेंसर भी लगाए गए हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है और आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी, ये आप देखिए। और इसलिए अहम है दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र। चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र पर्यावरण और उनसे होने वाली कठिनाइयों के कारण बहुत
अलग भूभाग है और इसलिए अभी अज्ञात बने हुए हैं। और विज्ञानियों का मानना है कि इस क्षेत्र में हमेशा अंधेरे में रहने वाले स्थानों पर पानी की प्रचुर मात्रा हो सकती है और इसी कारण चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना बहुत अहम माना जाता है। और यहाँ जमी बर्फ से भविष्य के अभियानों के लिए ऑक्सीजन, ईंधन और पेयजल मिलने की संभावना भी जताई जा रही है इसमें। और आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री साहब विकसित भारत का शंखनाद हुआ है चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के साथ। चलिए इसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा। एक प्रमुख चरण आप देख रहे हैं, लॉन्चिंग के करीब 16 मिनट बाद रॉकेट से यान अलग हो गया था, देखिए। और फिर आप देखते हैं दूसरे में चरण में यान अगले कुछ दिन पृथ्वी की अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाकर इस अभियान में अधिकतम कक्षा 3605 किलोमीटर, माफ करिए 36,500 किलोमीटर पर थी। और फिर आप देखिए तीसरा, 1 अगस्त के बाद पलायन वेग मिलने पर यान की कक्षा की ओर बढ़ा। चांद की अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए यान 100 किलोमीटर की निकटतम कक्षा तक पहुंचा। और 5वां आप देखेंगे कि 100 किलोमीटर की निकटतम कक्षा में प्रोपल्सन मॉड्यूल लैंडर को छोड़ा। 23 अगस्त को शाम 6:04 लैंडर चांद पर उतारा गया है। ये सब आप लोग याद रखिएगा। अंतरिक्ष उद्योग में बढ़ेगी भारत की धमक। ये आप सभी आप जानते हैं कि हमारे जो महापुरुष हैं, आप अभी के आप लोग कह सकते हैं, चाहे प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब हों, जो भी हों, सब लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं। न्यायाधीश साहब आप देखिए, तो सब आप लोग देख रहे हैं। और देखिए चंद्रयान 1 2008 में छोड़ा गया था, चंद्रयान 2 2019 में छोड़ा गया था। एक खबरें आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें आपको देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। पति पर झूठे आरोप लगाना और लगातार पुलिस बुलाने की धमकी देना कूटता है, कोर्ट कह रहा है। आजकल आप देख रहे हैं कि पत्नी की लगातार ससुराल वालों से अलग रहने की जिद पति के लिए यातना है, हाई कोर्ट कह रहा है। इस तरह के मामले भी बहुत सारे आ रहे हैं और आजकल आप देखिए हमारी जो अदालतें हैं वो भी अच्छा फैसला दे रही हैं, तो आप देखते हैं कि इनका दुरुपयोग भी नहीं हो पा रहा है। ये आप देखिए ब्रिक्स के विस्तार के पक्ष में है भारत। मोदी साहब कह रहे हैं रणनीतिक हितों से जुड़े देशों को शामिल कराने पर होगा भारत का जोर। और आप देखिए पीएम ने ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोर्टियम बनाने का भी प्रस्ताव दिया है। प्रधानमंत्री साहब इसमें क्या क्या बोले हैं ये आप लोग देख लीजिए। दुनिया को ध्रुवीकरण का नहीं बल्कि एकजुटता का संदेश दें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की समय सीमा निर्धारित है हो और समूह को भविष्य की तैयारी में तकनीकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। डिजिटल क्षेत्र में भारत अपनी विशेषज्ञता साझा करने के लिए तैयार है। ब्रिक्स की नई परिभाषा ब्रेकिंग बैरियर्स, बाधाओं को खत्म करना, रिवाइटलाइजिंग इकोनॉमीज, अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना, इंस्पायरिंग इनोवेशन, नवाचार को प्रेरित करना, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज, अवसर सृजित करना और शेपिंग द फ्यूचर, भविष्य को आकार देना। भारत अपना एआई आधारित भाषा प्लेटफॉर्म, भाषणी दूरस्थ स्थानों पर बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का प्लेटफॉर्म, दीक्षा और टीकाकरण का प्लेटफॉर्म कोविन ब्रिक्स देशों के साथ साझा करने को तैयार है। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के मूल मंत्र पर सभी देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास है। मैं ब्रिक्स देशों में अंतरिक्ष शिक्षा एवं कौशल विकास, कौशल मानचित्रण, बिग कैट अलायंस व पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्रों में सहयोग का सुझाव देता हूं। विविधता भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत के समक्ष आने वाली हर समस्या का समाधान विविधता से हो जाता है, इसलिए इन समाधानों को दुनिया के किसी भी हिस्से में लागू किया जा सकता है। और देखिए एक बात और आपको बता दूं, ब्रिक की बात करें अगर हम लोग, ब्रिक पहले कहते थे, अब ब्रिक्स कहने लगे आप लोग। इसमें आप देखते हैं ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आप लोगों को देखने को मिलेगा। 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें ना, तो सितंबर 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। और पहली ब्रिक समिट आप देखेंगे कि 2009 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। यहाँ यूएनएससी की बात भी हुई है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। और आप देखते हैं न्यूयॉर्क यूएसए में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा इसका। और इसमें 15 सदस्य हैं टोटल, जिनमें 5 जो स्थायी सदस्य हैं, परमानेंट सदस्य हैं, जिसमें आप देखिए चाइना है, फ्रांस है, रसिया है, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट है। इनको आप देखते हैं कि विशेष अधिकार मिले हुए हैं। कोई प्रस्ताव आता है तो इन 5 को सहमत होना चाहिए, तब वो प्रस्ताव पारित होता है, याद रखिएगा। और 10 अस्थायी मेंबर होते हैं, ठीक है। रूस में विमान हादसा, प्रिगोजिन के मारे जाने की आशंका है, आप देखते हैं। और इसमें आप देखते हैं कि इस हादसे में रूसी भाड़े की सेना वैगनर के प्रमुख के मारे जाने की है। और आप देखते हैं कि अब
रूस के राष्ट्रपति पर ही इनकी हत्या का आरोप लगेगा, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ ये कुछ समय पहले उठ खड़े हुए थे। ये आप देखिए यूक्रेन रूस के बीच युद्ध भी चल रहा है, ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें देखने को मिलेगा। सुएज नहर में 2 टैंकरों की टक्कर से जलमार्ग बाधित हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण आप देखते हैं कि सुएज नहर है व्यापार की दृष्टि से। ये दोनों टैंकर भूमध्य सागर से लाल सागर जाने वाले काफिले का हिस्सा थे। प्रज्ञानंद और कार्लसन दूसरी बार बाजी भी डरा हुई है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन के बीच बुधवार को फिर फेडे विश्व कप का शतरंज टूर्नामेंट में दूसरी क्लासिकल बाजी भी डरा हो गई। दूसरी बाजी में 1.5 घंटे से के खेल और 30 चाल के बाद दोनों खिलाड़ी ड्रॉ पर सहमत हो गए और चैंपियन का निर्णय गुरुवार को टाई ब्रेकर के जरिए होगा। तो आप देख लीजिए। पूर्वोत्तर राज्यों के विशेष प्रावधान में छेड़छाड़ का इरादा नहीं, केंद्र सरकार कह रही। 370 के मामले में सुनवाई के दौरान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया अपना रुख, कहा अस्थायी प्रावधान और पूर्वोत्तर में लागू विशेष प्रावधानों के बीच अंतर समझना चाहिए। ये आप देखते हैं कि क्या है ना, 370-35 से हटाया गया जम्मू कश्मीर से, और आप देखते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख में बांट दिया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। दोनों आपके केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली में की तरह विधानसभा होगी कहाँ, जम्मू कश्मीर में। छत्तीसगढ़ और झारखंड में ईडी ने की बड़े स्तर पर छापेमारी। भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार और 2 ओएसडी के खिलाफ कार्रवाई हुई है। झारखंड में 34 ठिकानों पर छापे। वित्त मंत्री के घर से 30 लाख रुपए जब्त करने की बात हो रही है। ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय। और आप देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 मई 1956 में नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और ईडी पर आप देखते हैं कि क्या आरोप भी लगते रहते हैं दुरुपयोग के। महिला पायलट की सूझबूझ से एक ही रनवे पर टकराने से बचे 2 विमान, एक दूसरे से 1800 मीटर की दूरी पर थे विस्तारा के दोनों विमान। तेजस ने किया BBR मिसाइल अस्त्र का परीक्षण। भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने बुधवार को गोवा के तट पर हवा से हवा में मार करने वाली दिखाई नहीं पड़ने वाले लक्ष्य को भेदने की क्षमता वाली मिसाइल अस्त्र का आप देखते हैं कि सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि परीक्षण के सभी उद्देश्य पूरे हो गए हैं। बसपा प्रमुख मायावती अकेले चुनाव लड़ने की लोकसभा की बात कर रही है। आप सभी जानते हैं कि लोकसभा की अगर हम लोग बात करें तो 543 सीटें हैं, और इनकी पार्टी अगर अलग चुनाव लड़ती है तो इसका कहते हैं कि बीजेपी को फायदा होगा, स्वाभाविक सी बात है। मिजोरम में निर्माणाधीन रेलवे पुल गिरा, आप देखेंगे 26 मजदूरों की मौत हुई है। अब आप देखिए प्रधानमंत्री ने राहत राशि का ऐलान कर दिया है। क्यों गिरा, इस पर जांच होनी चाहिए। अब साल में 2 बार होगी बोर्ड परीक्षाएं। रट्टा लगाने की क्षमता के बजाय छात्रों की दक्षता और समझ का होगा आकलन। 2 बार की परीक्षाओं में से छात्रों को सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाए रखने की होगी अनुमति। स्कूली शिक्षा में के नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे में किया गया है प्रस्ताव। नए पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार की जाएगी 2024 की सत्र के लिए पुस्तकें। कक्षा 9 और 10 के छात्राओं को 3 भाषाएं पढ़नी होगी। इसमें आप देखते हैं कि छात्रों को अनिवार्य रूप से 3 भाषाओं का अध्ययन करना होगा। इनमें 2 भाषाएं भारतीय मूल की होनी चाहिए। कक्षा 11वीं-12वीं में 2 भाषाओं का अध्ययन करना होगा। इसमें कम से कम 1 भाषा भारतीय होनी चाहिए। वर्तमान में कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों 2 अनिवार्य भाषाएं पढ़ते हैं। कक्षा 11वीं और 12वीं में 1 भाषा पढ़ते हैं। नए पाठ्यक्रम ढांचे में कहा गया है कि विभिन्न चरणों में भाषाओं का अध्ययन लोकतांत्रिक मूल्य विकसित करने में मदद करेगा। और आप देखते हैं कि नई शिक्षा नीति आई हुई है हमारी, वो भी लागू हो रही है। 615 करोड़ चंद्रयान 3 की कुल लागत है। इसमें प्रक्षेपण पर आप देखिए 365 करोड़ रुपए खर्च हुए। वहीं लैंडर रोवर पर 250 करोड़ रुपए की लागत हुई। इसकी लागत कई हॉलीवुड फिल्मों की तुलना में कम है। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, कई बार आप देखते हैं कि क्वेश्चन इस तरह के पूछ लेता है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत का अब तक का सफर काबिल तारीफ है। एक समय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पास संसाधनों की कमी की वजह से रॉकेटों को बैलगाड़ी साइकिल से प्रक्षेपण स्थल ले जाया जाता था। देख लीजिए जब शुरुआत था ये। और अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की चमत्कारिक उपलब्धियां की एक नज़र देखें तो डॉक्टर साराभाई ने 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की। इसरो की स्थापना से पहले 1963 में भारत ने पहला रॉकेट छोड़ा था, जिसे साइकिल पर लादकर केरल के थुम्बा गांव में प्रक्षेपण स्थल पर आप देखिए लाया गया था। भारत ने पहले रॉकेट के लिए नारियल के पेड़ों को लॉन्चिंग पेड़ बनाया। समुद्र के किनारे खड़े नारियल के पेड़ों पर इस रॉकेट को बांधा गया था और फिर सभी विज्ञानियों ने मिलकर इसे लॉन्च किया था। इस मिशन का दूसरा रॉकेट काफ़ी बड़ा और भारी था, जिसे बैलगाड़ी के सारे प्रक्षेपण स्थल पर आप देखते हैं कि लाया गया था। सोचिए आप लोग, तो शुरुआत करिए कहीं से भी, आप लोगों को करनी चाहिए। हमारे विज्ञानियों के पास अपना कार्यालय नहीं था। वे कैथोलिक चर्च सेंट मैरी
मुख्य कार्यालय में बैठकर सारी प्लानिंग करते थे। आर्यभट्ट 1975 में आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान का नाम प्रसिद्ध भारतीय खगोल विज्ञानी के नाम पर रखा गया। यह देश का पहला उपग्रह था। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह पूरी तरह से स्वदेशी था और 1975 में सोवियत संघ की मदद से इसे लॉन्च किया गया था। SLV-3 1980 में भारतीय विज्ञानियों ने पहला स्वदेशी लॉन्चिंग व्हीकल SLV-3 तैयार किया और इससे 18 जुलाई 1980 को रोहिणी सैटेलाइट को प्रक्षेपण के तौर पर लॉन्च किया गया था। इंडिया नेशनल सैटेलाइट सिस्टम 1983 इनसैट के नाम से लोकप्रिय सैटेलाइट सिस्टम उपग्रहों की यह सीरीज दक्षिण एशियाई क्षेत्र में संचार और प्रसारण की सुविधा प्रदान करती है और इस सीरीज का पहला उपग्रह 1983 में कक्षा में स्थापित किया गया था, जिसके बाद भारत में टेलीविजन, रेडियो प्रसारण, दूरसंचार और मौसम क्षेत्रों में एक क्रांति की शुरुआत हुई। इनसैट कार्यक्रम के दौरान अंतरिक्ष में भेजे गए 24 उपग्रहों में से 11 अभी भी सक्रिय हैं। फिर आप देखते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 1993 में 1990 से इसके निर्माण का काम शुरू हो गया था। PSLV ने 1993 में अपना पहला मिशन पूरा किया। अगले 20 वर्षों के लिए इसने चंद्रयान और मंगलयान जैसे ऐतिहासिक मिशनों के लिए विभिन्न उपग्रहों को लॉन्च किया। PSLV एक लॉन्च व्हीकल प्रदाता के रूप में विभिन्न संगठनों के बीच पसंदीदा और 19 देशों के लिए 40 से अधिक उपग्रहों को लॉन्च कर चुका है। चंद्रयान 1 2008 में यह चंद्रयान पर भेजे जाने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष यान था। इसमें मानव रहित अंतरिक्ष यान को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। 8 नवंबर 2008 को यह चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंचा था। इसने चंद्रमा की कक्षा में 312 दिन बिताए। इसने चंद्रमा पर भारत का झंडा भी फहराया। सितंबर 2009 में नासा ने ऐलान किया था कि चंद्रयान 1 के डाटा को चंद्रमा पर बर्फ होने की सबूत मिले हैं और यह मिशन 2 साल का था, लेकिन उसमें खराबी आने के कारण मिशन 1 साल में ही समाप्त हो गया था। इस परियोजना की अनुमानित लागत 386 करोड़ रुपए थी उस समय। फिर मंगलयान 2014 में भारत ने 5 नवंबर 2013 को मंगलयान लॉन्च किया। 24 सितंबर 2014 को इस यान ने मंगल की कक्षा में पहुंचकर इतिहास रच दिया। मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला भारत का पहला एशियाई देश और पहले प्रयास में पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना था। इसरो ने इस मानव रहित सैटेलाइट को मार्स ऑर्बिटर मिशन नाम दिया। इसका निर्माण भारतीय विज्ञानियों ने किया। इस पर अभियान पर 450 करोड़ रुपए खर्च आया था। फिर आप देखते हैं एक साथ भेजे गए 104 सैटेलाइट। इसरो ने 15 फरवरी 2017 को एक साथ 104 सैटेलाइट को लॉन्च करके नया इतिहास रचा था और इससे पहले किसी एक अभियान में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट उपग्रह प्रस्ताव विश्व रिकॉर्ड रूस के नाम था। इसने 2014 में एक साथ 37 उपग्रह भेजे थे और हम लोगों ने 104। फिर चंद्रयान 2 मिशन चंद्रयान 1 के एक दशक बाद 22 जुलाई 2019 को ऑर्बिटर लैंडर और रोवर वाला चंद्रयान 2 की कक्षा में इसरो ने सफलतापूर्वक पहुंचाया। इस अभियान के दौरान तकनीकी प्रक्रिया चंद्रयान 2 के लॉन्च, कक्षा में ऑर्बिटर की स्थापना, बूस्टिंग तक की प्रक्रिया में पूरी सफलता मिली थी, लेकिन रोवर विज्ञान को ले जा रहा लैंडर विक्रम चांद की सतह पर लैंडिंग के अंतिम चरण के दौरान क्रैश हो गया और विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी। चंद्रयान 3 इसरो ने 1 महीना 9 दिन के बाद आप देखते हैं इसरो ने 1 महीना 9 दिन के बाद 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड कर दिया है और इस ऐतिहासिक सफलता के साथ ही चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम कुछ ही घंटों में अपना रोवर विज्ञान से को बाहर निकालेगा। यह रोवर पृथ्वी के 14 दिनों, चांद का एक दिन, एक सतह, खनिज, मिट्टी, इतिहास, जल और जीवन की संभावनाओं का अध्ययन करेगा इसमें। तो ये भी आप देखते हैं। ये आप देखिए 14 जुलाई को LVM-3M4 व्हीकल के माध्यम से चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। चलिए ये भी आप लोग याद रखिएगा। चांगई 3 चीन का पहला मून लैंडर था जिसे चीन की अंतरिक्ष एजेंसी ने 1 सितंबर 2013 को सफलतापूर्वक पहुंचाया था। सोवियत संघ का 1959 और 1976 के बीच सोवियत संघ चंद्रमा पर भेजे गए रोबोट अंतरिक्ष यान मिशनों की तक श्रृंखला आप लोग देख सकते हैं। लूना 2, 7, 8, 9, 13 ये सब। इजराइल, ये आप देखिए कि इजराइल का पहला चंद्र अभियान था चंद्रमा की सतह पर उतरने की कोशिश में क्रैश हो गया था। यह दुनिया का पहला निजी चंद्र अभियान था। 22 फरवरी 2019 को इसे लॉन्च किया गया था। अपोलो प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के तहत नासा ने पहली बार मानव को चंद्रमा की सतह पर उतारा था। अपोलो 11 जुलाई 1969 में, अपोलो 12 1969 में और जुलाई 1969 में चांद की सतह पर कदम रखने वाला पहले नील आर्मस्ट्रांग पहले इंसान थे। 7 रोबोटिक अंतरिक्ष भेजे गए। इस प्राथमिक लक्ष्य चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग था। और अमेरिका 1964 में मानव रहित मिशनों का उद्देश्य चंद्रमा की सतह की पहली क्लोज अप तस्वीरों को प्राप्त हुआ था। चलिए ये भी आप लोग देखते रहा करिएगा।
चंद्रमा पर 145वां अभियान है चंद्रयान 3। भारत का पहला प्रयास। आप देखेंगे कि 42% सफलता दर के साथ अंतरिक्ष एजेंसियां अब तक कुल 34 सॉफ्ट लैंडिंग के प्रयास कर चुकी। चंद्रयान 2 की सब चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग का भारत का पहला प्रयास था। इस मिशन ने भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बना दिया है। फ्लाई वाई ये वे मिशन है जिनमें अंतरिक्ष यान चंद्रमा के पास से गुजरे हैं लेकिन चंद्रमा की कक्षा में नहीं पहुंचे। ये चंद्रमा का दूर से अध्ययन करने के लिए डिजाइन किए गए। फ्लाई वाई मिशन के कुछ प्रारंभिक उदाहरण अमेरिका द्वारा लॉन्च किए गए पायनियर 3 और 4 और तत्कालीन यूएसआर के लूना 3 के जो चंद्रमा के पास से गुजरा था। ऑर्बिटर इन अंतरिक्ष यानों को चंद्रमा की कक्षा में भेजने और आप देखते हैं कि चंद्रमा की सतह और वायुमंडल का लंबे समय तक अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया। किसी ग्रह का अध्ययन करने के लिए ऑर्बिटर्स मिशन सबसे आम तरीका है। यह अब तक चांद और मंगल पर ही लैंडिंग संभव हो पाई है। अन्य सभी ग्रहों का अध्ययन ऑर्बिटर या फ्लाई वाई मिशनों के माध्यम से किया जाता है। लैंडर इन मिशनों में आप देखते हैं चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान की लैंडिंग शामिल है। एयर ऑर्बिटर मिशन की तुलना में अधिक जटिल होते। चंद्रमा पर पहली लैंडिंग 31 जनवरी 1966 को तत्कालीन यूएसएसआर के लूना 9 अंतरिक्ष यान द्वारा पूरी की गई थी। इसने चंद्रमा की सतह से पहली तस्वीर को धरती पर भेजा था। मानव अभियान इन अभियानों के तहत चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारा जाता है। अभी तक केवल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ही चंद्रमा पर मानव को उतारने में सफल रही है। 1969 और 1972 के बीच अब तक आर्मस्ट्रांग सहित कुल 12 अंतरिक्ष यात्री चांद पर कदम रख चुके हैं। इसके बाद चंद्रमा पर उतरने का कोई प्रयास नहीं किया गया है, लेकिन नासा ने अब 2024 तक एक और मानव युक्त मिशन भेजने की योजना बनाई है। देखिए, नासा की बात करें तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, और वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। चंद्रमा की सतह पर घूमकर जानकारी एकत्रित कर सकते हैं ये रोवर। ये आप देखिए, आज चंद्रमा ही चंद्रमा दिखाई देगा आप लोगों को, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। ये आप देखिए आगे मिशनों की आप देखते हैं कि लागत आदित्य L1 2023 में सूर्य का अध्ययन करने के लिए पहला अभियान भारतीय सोलर मिशन 378 करोड़ लागत है इसकी। निसार 2024 में नासा और इसरो का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन 12,296 करोड़ रुपए इसकी। स्पेसएक्स 2024 मानव और अंतरिक्ष उड़ान में प्रयोग के लिए जुड़वा अभियान अंतरिक्ष यान 124 करोड़ रुपए है। मंगलयान 2 2024 में मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 मानव अंतरिक्ष उड़ान में भारत का दूसरा अंतरिक्ष लागत इसकी अभी तय नहीं हुई। गगनयान 2024 भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा 9,023 करोड़ लागत। शुक्रयान 1 2031 तक इसरो का शुक्र मिशन 500 से 1000 करोड़ रुपये बताई जा रही है इसकी लागत। और आप देखिए चंद्र मिशन चंद्रयान 3 से पहले चंद्रयान 2 2019 में 978 करोड़ थी, चंद्रयान 1 2008 में 365 करोड़ थी, आपको बता चुका हूं। प्रथम भारतीय यात्री राकेश शर्मा का अंतरिक्ष में प्रवेश देखिए, जब राकेश शर्मा बने थे भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री। ये आप देखिए 424 अब तक कुल विदेशी सैटेलाइट लॉन्च हुए भारत में। 389 अंतरिक्ष सैटेलाइट लॉन्च किए गए, इनमें से भारत ने 2014 की बात से 35 सैटेलाइट लॉन्च हुए थे 2014 के पहले, और 3,300 करोड़ रुपये की आय अंतर्राष्ट्रीय सैटेलाइट लॉन्च से। 104 उपग्रह लॉन्च किए इसरो ने PSLV C-37 के जरिए, जिनमें 101 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के थे। अंतरिक्ष बजट में लगातार बढ़ता है। 5,615 करोड़ था अंतरिक्ष बजट 2013-14 में, 12,543 करोड़ है वर्ष 2023-24 का अंतरिक्ष बजट। 123% का इजाफा किया गया भारत में अंतरिक्ष बजट में 2014 के बाद। 11 स्टूडेंट सैटेलाइट लॉन्च किए गए 2014 के बाद। 4 स्टूडेंट सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे 2014 से पहले। इसके बारे में एक सामान्य जानकारी अब अंतरिक्ष के बारे में अपने पास रखिएगा जरूर। ये भी जितनी भी हमारी उपलब्धियां रही हैं सबकी एक नोट्स बना के अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। ये राजनीति की बातें 6 महीने में दूसरी बार होगी मोदी और बाइडेन के बीच द्वितीय द्विपक्षीय वार्ता। 4 दिवसीय यात्रा पर 7 सितंबर को भारत आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति। G20 बैठक में हिस्सा लेने के लिए आने वाले बाइडेन को की दूसरे कई मेहमानों के साथ भी होनी है वाली द्विपक्षीय वार्ता। G20 की बात हुई, ग्रुप ऑफ 20 की, हम लोग अध्यक्षता कर रहे हैं ना, उसी की बात हो रही है। और इसकी अगर हम लोग स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी ग्रुप 20 की? 26 सितंबर 1999 में। और इसमें अगर सदस्यों की बात करें तो अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, साउथ कोरिया, रसिया,
सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, अब यूरोपीय यूनियन आप लोगों को देखने को मिलेगा। मोदी रामफोसा ने संबंधों को और गहरा करने की बातचीत की है। खड़े होने के स्थान पर रखे तिरंगे को मोदी ने उठाकर जेब में रखा है। आप देखिए, सब आप जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है, प्रधानमंत्री गए हुए ना, देखिए हमारा प्यारा भारत है, यहाँ आप लोग जाएंगे तो ये दक्षिण अफ्रीका, हमारे गांधी साहब कुछ समय के लिए रहे हैं। उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहभागिता जरूरी है, मिस्री कह रहे हैं। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिस्री ने कहा है भारत कोरिया गणराज्य रणनीतिक वार्ता के लिए सियोल में है उपराष्ट्रीय सुरक्षाकार। महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर जोर देते हुए सहभागिता बढ़ाने की जताई सहमति है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने की चुनाव आयोग की मुहिम को मिला सचिन का साथ। ये आप देखते हैं कि अगले साल यानी 2024 में होने वाले आम चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने इन दिनों तैयारी कर दी है ना। और आप देखते हैं कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, ये आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। और चुनाव आयोग की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 24 इसकी स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ये जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने एनजीटी अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। ये आप सभी जानते हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की बात हो रही है, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। शीत सत्र में पास होंगे कानून बदलने वाले तीनों विधेयक। आज के संसद की स्थायी समिति तीनों विधेयकों से प्रूव करेगी विचार विमर्श। पहले दिन समिति के सामने केंद्रीय गृह सचिव देंगे प्रेजेंटेशन। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल की अध्यक्षता में गठित 27 सदस्यीय समिति को 3 महीने के समय दिया गया है। समय अवधि से स्पष्ट की है कि आगामी लोकसभा चुनाव के पहले नए कानून पूरे देश में प्रभावी हो जाएंगे। ये आप देखिए, विधेयक की अगर हम लोग बात करें ना, तो आप सभी जानते हैं कि जब कोई प्रस्ताव राज्यसभा लोकसभा में आता है तो उसे आप लोग क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं, बिल कहते हैं। जैसे ही राज्यसभा लोकसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो कानून बन जाता है आपका। नवाचार से वैश्विक बाजार में चीनी वर्चस्व पर लगाई मेड इन इंडिया की छाप। कोरोना आपदा में लुधियाना के कारोबारी राकेश कपूर ने खोजा अवसर। अमेरिकी व चीनी कंपनियों को बेच रहे स्वदेशियों को ये उत्पाद आप देखेंगे, अच्छी बात है। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है, ये भी आप लोगों को देख लेना चाहिए। और यहाँ एक आपको सामान्य जानकारी मिल ही जाती है। और प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, हर जगह आपको ये मदद करता है। आंसर राइटिंग, निबंध में आपको काफ़ी मदद पहुंचाता है। विश्व को चमत्कृत करने वाली उपलब्धि, ये चंद्रयान 3 पर लिखा गया है। चलिए इसके बारे में देख लेता हूँ। न केवल भारत बल्कि विश्व के इतिहास में 23 अगस्त 2023 की तारीख स्वर्णिम अक्षरों के साथ दर्ज हो गई है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने चंद्रमा की सतह के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले विश्व के पहले देश के रूप में भारत को प्रतिष्ठित किया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की शुरुआती चंद्र अभियानों की असफलता के ढेरों आंकड़े हाल में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रासकास्मास के यान लूना 25 की चंद्रमा पर क्रैश लैंडिंग जैसे मामलों को ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं कि इसरो के चंद्रयान 3 ने जो करिश्मा किया है वो अभूतपूर्व है। और चंद्रमा के सबसे मुश्किल इलाके दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान की कुशलतापूर्वक कराई गई सॉफ्ट लैंडिंग इसकी गवाह है। और आप देखते हैं कि दृढ़ इरादे, सूझबूझ और अतीत से सबक लेकर बरती गई सावधानियों के बल पर बड़े से बड़े वैज्ञानिक पराक्रम किए जा सकते हैं। अब चंद्रयान 2 असफल हो गया था, पूरी तरह से असफल नहीं हुआ था, लेकिन उससे हम लोगों ने कुछ सीख ली है और आप देखते हैं कि हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है। तो ये भी आप देखेंगे। और चंद्रयान की इस कामयाबी ने अंतरिक्ष कार्यक्रमों में अमीर गरीब का फर्क मिटा दिया है। अगर पैसा और ताकत की ही चंद्रमा पर को हासिल करने का मानक होते तो रूस का यान तबाह नहीं होता। चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग ऐतिहासिक उपलब्धि है, लेकिन इसके पीछे जिस तैयारी, सीख और धैर्य की भूमिका रही है उसे कहीं ज़्यादा बड़ा दर्जा नहीं देना होगा। इसरो का पिछला चंद्रयान 2 कुछ अंशों में नाकाम प्रोजेक्ट था और सितंबर 2019 में उसकी क्रैश लैंडिंग ने हर भारतवासी के दिल में एक कचोट पैदा कर दी थी। हमारे विज्ञानी ही चंद्रयान 2 की नाकामी
में भी एक सबक देख रहे थे। और यह एक सच्चाई है कि चंद्रयान 2 की असफलता ने भावी अंतरिक्ष कार्यक्रमों को लेकर हमारे विज्ञानियों के समक्ष सवाल खड़े कर दिए थे। और आप देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आलोचकों को यह कहने का मौका मिल गया था कि अंतरिक्ष में अमेरिका, रूस, चीन की बराबरी का कोई अभियान छेड़ने से पहले भारत को गरीबी, बेरोजगारी जैसी दुस्साहरियों का कोई तोड़ निकालना चाहिए, क्योंकि इस पर बहुत खर्च होता है ना। तो इसलिए ऐसे में चंद्रयान 3 को चांद पर उतारकर इसरो ने उन सभी आलोचकों को एक झटके में जवाब दे दिया है जो भारत को अंतरिक्ष मोर्चे पर उक्त तीनों देशों से कम तर मानते हैं रहे हैं। रूस ने भारी भरकम खर्च के बल पर लूना 25 के जरिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना झंडा गाड़ने की जो जल्दबाजी की है, उसके असर ने साबित कर दिया कि अंतरिक्ष के मामले में फूंक फूंक कर कदम रखने और धीरज के साथ काम करने की कितनी अहमियत होती है। जो काम रूस ताकतवर रॉकेट की मदद से आनन फानन में करना चाहता है, वही आप देखते हैं कि काम इसरो ने 1 महीने में से कुछ अधिक दिन में करने की किफायती योजना बनाई। तो इस सूझबूझ का आज हर कोई कायल हो गया है। अंतरिक्ष कार्यक्रम को लेकर भारत की लक्ष्य दूरगामी है। भारत गगनयान के जरिए इंसानों की सैर का उपक्रम कर सकता है, पर इसके अलावा उसका उद्देश्य अंतरिक्ष बाजार का बड़ा खिलाड़ी बनना, सुदूर अंतरिक्ष अन्वेषण योजनाओं को अमली जामा पहनाना और यदि संभव हुआ तो चंद्रमा के रहस्यों की गहरी थाह लेते हुए इस उपग्रह को लंबी यात्राओं के पड़ाव के रूप में इस्तेमाल करना हो सकता है। चंद्रमा के व्यावसायिक दोहन की भी कोई सूरत बन सकती है, लेकिन अभी यह काम दूर की कौड़ी है। अपने अन्वेषण के आधार पर सितंबर 2009 में जब चंद्रयान 1 ने चंद्रमा पर पानी होने के सबूत दिए तो दुनिया में हलचल मच गई। चंद्रयान 1 से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचाए गए उपकरण मून इम्पैक्ट प्रोब ने चांद की सतह पर पानी को चट्टान और धूल कणों में भाप के रूप में उपलब्ध कर पाया था। और चंद्रमा की ये चट्टानें आप देखेंगे कि 10 लाख वर्ष से भी ज़्यादा पुरानी बताई जाती है। इसी तरह की एक अन्य उपकरण 2019 में भेजे गए चंद्रयान 2 के रोवर विज्ञान के साथ भी चांद पर भेजा गया था और इस रोवर का मकसद दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के बाद वहां की सतह में पानी और खनिजों की खोज करना था। लेकिन चंद्रयान 2 मिशन की पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। चंद्रयान 3 के अभियान यह साबित कर रहा है कि उस असफलता से भारत के हौसले पस्त नहीं हुए। इसरो का ताजा मिशन चंद्रयान 2 के अधूरे कार्यों को पूरा करेगा और चंद्रमा संबंधी उन अनुसंधानों और योजनाओं को गति देगा जिन्हें लेकर पृथ्वी का सबसे नजदीक खगोलीय पिंड विश्व के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह जिज्ञासा बढ़ना स्वाभाविक है कि बीते 5 दशकों में ऐसा क्या हुआ कि चंद्रमा पर दुनिया का फोकस बढ़ गया। इसकी वजह है कि जैसे नासा के अपोलो अभियान के समय 1969 से 72 की अवधि में लगता था कि चंद्रमा की सतह बिल्कुल सूखी है, लेकिन चंद्रयान 1 और अन्य अभियानों से पता चला कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारी मात्रा में बर्फ और पानी के रूप में पानी मौजूद है। साथ ही मंगल ग्रह और सुदूर अंतरिक्ष की यात्राओं के पड़ाव और इंसानी बस्तियों बसाने के लिहाज से भी चंद्रमा सर्वाधिक संभावना वाला क्षेत्र है। अगर इंसानी बस्तियां नहीं बस सकी तो भी चंद्रमा पर ऐसे उपकरण लगाए जा सकते हैं जो सुदूर अंतरिक्ष की टोह लेने में मदद कर सकता है। वहां मौजूद पानी को विघटित करके उससे मिलने वाली हाइड्रोजन का इस्तेमाल अन्य ग्रहों को जाने वाले रॉकेट के ईंधनों के रूप में किया जा सकता है। चंद्रमा के ध्रुवीय इलाकों में स्थित विशाल गड्ढों के किनारों पर सूर्य लगातार चमकता है। इस तरह पानी और सूरज की रोशनी का संयोजन उस क्षेत्र में सौर पैनलों से बिजली पैदा करने और पीने का पानी तैयार करने, ऑक्सीजन का निर्माण करने, रॉकेट इंजन बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। पृथ्वी से प्रक्षेपित किए जाने वाले रॉकेटों की अधिकतम ऊर्जा अपने ग्रह के वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने में ही खर्च हो जाती है। यदि चंद्रमा की रीफ्यूलिंग स्टेशन अंतरिक्ष यानों के रॉकेटों को सौरमंडल के ही दूसरे ग्रहों तक पहुंचाने लायक ईंधन दे सके तो इससे अंतरिक्ष अन्वेषण में नई क्रांति आ सकती। चंद्रमा में दिलचस्पी बढ़ने पर एक अमेरिकी अखबार ने उचित ही कहा है कि इस समय चंद्रमा सौरमंडल का सबसे चर्चित रियल एस्टेट है, जहां पहुंचने की ख्वाहिश दुनिया के हर देश की है। FSI ग्लोबल से संबंधित लेखक, विज्ञान एवं तकनीकी मामलों के जानकार हैं। इनका नाम है अभिषेक कुमार सिंह। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। कैसे टूटे रैंकिंग का चक्रव्यूह। रैगिंग का ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पहले इस तरह के विश्वविद्यालयों में रैंकिंग के मामले होते थे और आप देखते कई छात्रों की जान भी चली जाती थी। तो उसी पर आप लोग देख रहे हैं। रैंकिंग के कारण बंगाल के जादवपुर विश्वविद्यालय की छात्र स्वप्नदीप कुंडू की मौत ने कई प्रश्न खड़े कर दिए हैं। इस पर काफी रोक भी लग चुकी है। ये आप देखेंगे कि क्या जादवपुर विश्वविद्यालय ने इस मामले को दबाने का प्रयास किया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे आत्महत्या के मामले के रूप में क्यों विचारित किया है और उसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस प्रकरण का संतोषजनक रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी।
स्वप्नदीप कुंडू की मौत के बाद आप देखें कि जादवपुर विश्वविद्यालय ने 2 प्रतिवेदन भेजे और उसके प्रति यूजीसी ने गहरा असंतोष जाहिर किया और आप देखिए विश्वविद्यालय से पुनः विस्तृत रिपोर्ट भेजने को कहा। जैसे जादवपुर विश्वविद्यालय अकेला विश्वविद्यालय नहीं है जिसने रैंकिंग से हुई मौत की घटना को दबाने की चेष्टा की। कई उच्च शिक्षण संस्थान रैंकिंग की घटनाओं को छिपाने या उसे दूसरे प्रकार की चट्टान बताने का यत्न करते हैं। कई बार देखा गया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन और यहाँ तक कि छात्र संघ रैंकिंग करने वालों के पक्ष में आप देखिए खड़े हो जाते हैं। इसकी वजह साफ है कि यूजीसी से कोई वित्तीय सहायता या अनुदान प्राप्त करने की एक विस्तृत शर्त यह है कि उस संस्थान ने एंटी रैंकिंग का अनुपालन किया है और किसी संस्थान में रैंकिंग की कोई भी घटना नैक या फिर किसी अन्य अधिकृत एजेंसियों के द्वारा संस्थान का मूल्यांकन करते समय इसकी मान्यता रैंकिंग या फिर ग्रेडिंग का प्रतिकूल प्रभाव डालती है। आयोजन उन संस्थानों को वित्तीय अनुदान सहायता में प्राथमिकता देता है जो रैंकिंग की कोई घटना दर्ज नहीं होने के संदर्भ में बेदाग रिकॉर्ड की रिपोर्ट करते हैं। जाहिर है कि लाभ पाते रहने के लिए जादवपुर विश्वविद्यालय ने रैंकिंग के घटना का सही विवरण नहीं दिया। हालांकि स्वप्नदीप कुंडू का मामला राष्ट्रीय स्तर पर उजागर होने के बाद कोलकाता पुलिस ने जरूर तत्परता दिखाई। उसने वीडियो फुटेज को खंगालने के बाद पाया कि स्वप्नदीप कुंडू की रैंकिंग 3 अलग अलग कमरों में ली गई। पीड़ित पर कमरे उतारने का दबाव भी बनाया गया। इस मामले में पुलिस ने 13 छात्रों को गिरफ्तार भी किया। इस तरह के बहुत सारे मामले आप देखते हैं कि कोर्ट तक गए हैं, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। या आप देखिए एक छोटा सा कॉलम दिया जाता है, सच्ची आध्यात्मिकता मूलतः व्यक्तित्व की सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है। इसके माध्यम से हम अपने व्यक्तित्व में जन्म जन्मांतर से पड़ी गांठों को खोल सकते हैं और अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हम हो गए कामयाब, अंतरिक्ष में जो आखिरकार हम लोग पहुंच चुके हैं। इसरो ने जो इतिहास रचा है वह यही बता रहा है कि नए भारत का निर्माण हो रहा है और महाशक्ति बनने की राह पर हम लोग हैं। चलिए पढ़ सकते हैं। देश हो बंद हो कानून का दुरुपयोग। ये हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट ने दहेज प्रताड़ना से बचाव के लिए बनाई गई आईपीसी की धारा 498A के दुरुपयोग पर चिंता जाहिर की है। और आप देखिए कि कई जो महिलाओं को अधिकार मिले हैं, हर महिला दुरुपयोग नहीं करती है, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारे दुरुपयोग के मामले भी आ रहे हैं कानूनों का, तो उस पर भी हमारी अदालतें चिंतित है। तो न्यायाधीश शुभेंदु सामंत की एकल पीठ ने कहा है कि समाज में दहेज के प्रकोप को खत्म करने के लिए धारा 498A लाया गया था। यह एक ऐसा प्रावधान है जो महिलाओं को उनके पति और ससुराल वालों की क्रूरता से बचाने के इरादे से लागू किया गया, लेकिन कुछ महिलाओं ने इसका गलत इस्तेमाल करके कानूनी आतंकवाद फैलाया है। यही कानून शिकायतकर्ता को आपराधिक शिकायत दर्ज कराने की अनुमति देता है। इसे सिर्फ पत्नी के बयान से साबित नहीं किया जा सकता है और इसको ठोस सबूत के साथ उचित ठहराया जाना चाहिए। और इस तीखी टिप्पणी के साथ कोर्ट ने महिला की शिकायत के आधार पर निचली अदालत द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज लेने और देने को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। वर्ष 1983-1984 में इसमें 2 नई धारा 498A और धारा 304B को भी जोड़ा गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A महिलाओं के पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा संपत्ति अथवा कीमती वस्तुओं की वैधानिक मांग के मामले से संबंधित है और जिसमें अधिकतम 3 साल की उम्र और जुर्माने का प्रावधान है। अब इसी धारा का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया जा रहा है और यह हथियार पति और उसके परिवार वालों पर भड़ास निकालने के लिए चलाया जा रहा है। इसकी वजह से आप देखिए कई परिवार खंडित हो गए। पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिनमें अधिकतर महिलाओं ने कानूनों का दुरुपयोग कर पुरुषों को झूठे आरोपों के आधार पर फंसाया। भले ही बाद में ऐसे पुरुषों को राहत मिल जाती है, लेकिन तब तक भी बदनामी के साथ साथ अन्य कई तरह की परेशानियों को झेल चुके होते हैं। और आप देखते हैं कि देश में महिलाओं को तमाम तरह के अपराध, दुष्कर्म, शारीरिक मानसिक शोषण, प्रताड़ना, घरेलू हिंसा से बचाने के लिए कानून बनाए गए हैं। ये कानून उनके हितों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं ताकि उन्हें न्याय मिल सके और इससे उनकी स्थिति पहले से मजबूत हुई है। कई महिलाओं को काफ़ी मदद भी मिली है। ऐसे में कानून की आड़ में पुरुषों और झूठे आरोप लगाने वाली महिलाओं को यह बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि उनकी तरह पुरुष भी इस समाज में मान सम्मान के हकदार हैं। उन्हें भी बदनामी का डर सताता। बेवजह झूठे मुकदमों में फंसने के कारण उन्हें उनके परिवार वालों को काफ़ी कुछ सहना पड़ता है और बिना किसी जुर्म के सजा काटने को मजबूर होना पड़ता है। यहाँ भी छोटे छोटे कॉलम हैं, ये भी आप लोग देख सकते हैं। एनपीए का अर्थशास्त्र और राजनीति। कुछ वर्ष पहले देश में कई बैंकों भारी संकट में थे। उनका एनपीए प्रतिशत यानी कि उधार जिसकी अदायगी सदिग्ध रहती है ना, उसी को एनपीए कहते हैं। और इससे बैंक अपने अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया था बैंकों का। और सरकार का दावा है कि अधिकांश एनपीए ऋण पिछली यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान ही
किए गए थे। इन ऋणों के वितरण से पहले यह जांच नहीं की गई थी कि कर्जदारों के पास कर्ज चुकाने की क्षमता है या नहीं। इससे बैंकों की वित्त व्यवस्था प्रभावित हुई है, परंतु सरकार के प्रयासों से बैंकों का एनपीए घटकर अब 3.9% पर आ गया है। लिहाजा इससे जुड़े अन्य पहलुओं को भी समझा जाना चाहिए। गरीबी हटाने के लिए हो व्यापक प्रयास, ये भी कहा जा रहा है। अपनी अपनी निगरानी, खरी खरी तंज कसा जाता है एक तरह से। आसान नहीं कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व की राय। ये आप देखिए कमलनाथ अभी जो बोल रहे हैं ना, वही अनियोजित विकास और मानसून में तबाही, ये भी आप देख सकते हैं। ये आप देखिए ईयू को स्टील का निर्यात होगा मुश्किल। यूरोपीय यूनियन ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में संबंधी अधिसूचना जारी की है। जीटीआरआई ने कहा है कि निर्यातकों को देना होगा लगभग 800 जानकारियां। फर्टिलाइजर, सीमेंट, बिजली, हाइड्रोजन पर भी लागू होगा सीबीएम नियम। वैश्विक विकास दर के पुनर्निर्माण को बढ़ाकर आप देखें कि 2.5% बढ़ा बताया जा रहा है। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने बताया। रुपये में विदेशी कारोबार के लिए सरकार तैयार कर रही है एसओपी। ये आप देखिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ भी बात हो रही है अब कि हम पैसे में व्यापार करेंगे। सरकार ने 521.27 टन चावल खरीद का लक्ष्य रखा है। एथेनॉल से चलने वाली कार पेश करेगी नितिन गडकरी साहब, आप देखेंगे। अदानी समूह का कर पूर्व लाभ 42% बढ़ा। रिलायंस रिटेल में निवेश करेगा कतर प्राधिकरण। रक्षा विमानन क्षेत्रों के शेयरों में भारी रफ्तार की बात हो रही है। सितंबर से सब्जियों की कीमत में कमी आने की उम्मीद है, आरबीआई कह रही। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारी बैंकों का बैंक भी कहते हैं, राष्ट्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर नहीं देखने को मिलेगा, मुंबई में हेडक्वार्टर है इसका। वैश्विक आर्थिकी की केंद्र बन सकता है भारत। बैठकों में इन मुद्दों पर बातचीत होगी। वैश्विक समृद्धि के लिए व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए और वैश्विक भरोसेमंद सप्लाई चेन को मजबूत करना। वैश्विक व्यापार में एमएसएमई के योगदान को बढ़ावा देना। व्यापार की लागत को कम करना। विश्व व्यापार संगठन में सुधार करना। डब्ल्यूटीओ के बारे में याद रखिएगा जरूर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें इससे क्वेश्चंस कई बार क्या रहता है, पूछ लेता है। ये आप देखिए, आप देखते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। ये आप देखते हैं कि तोशाखाना मामले में इमरान के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के निर्णय में गंभीर खामियां हैं। कोर्ट कह रहा है रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन हमले पर 13,000 टन अनाज किया नष्ट। देख लीजिए, सब चल रहा है, आप देखेंगे। श्रीलंका के बंदरगाह पर फिर जहाज भेजने की तैयारी में है चाइना। हैती और डोमिनिकन गणराज्य में तूफान बारिश के बाद बाढ़ का खतरा भी दिखाई दे रहा है। हर संभव क्षेत्र में श्रीलंका की मदद करेंगे भारत। ये हमारे एस जयशंकर विदेश मंत्री साहब करें। तिब्बत क्षेत्र से जुड़े चीनी अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने चीन से तिब्बत में दमनकारी नीतियों पर रोक लगाने की अपील की है। फुकुशिमा संयंत्र आज से शुरू करेगा औपचारिक अवशिष्ट जल छोड़ना। ये जापान ने फुकुशिमा संयंत्र को लेकर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से समर्थन हासिल किया। जापान के अंदर और बाहर करना पड़ा रहा है इसका विरोध। 2011 में भूकंप से परमाणु संयंत्र को पहुंचा था नुकसान। है चलिए, मक्का के क्लॉक टावर पर गिरी बिजली, आप देखेंगे। एक खेल का क्षेत्र है, ये भी देख लिया करिएगा। जेवलिंग पहली बार फाइनल में श्रीशंकर चूके। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात हो रही है। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने इंग्लैंड को 6-2 से पराजित किया है। त्रिशा गायत्री प्री क्वार्टर में पहुंची हैं विश्व चैंपियनशिप में। अमनप्रीत ने भारत को दिलाया 5वां स्वर्ण। अमनप्रीत सिंह ने बाकू में चल रही ISSF निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप की में। सेरेना ने बेटी को जन्म दिया। 23 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन है ना सेरेना विलियम्स ने, उन्हीं की बात हो रही है। एशिया कप और वनडे विश्व कप परिस्थितियां एक जैसी होंगी, गुरबाज कह रहे हैं। अफगानिस्तान टीम के वनडे सीरीज खेल रही है ना, उसी के। बिहार में बने देश के सबसे बड़े परीक्षा भवन का लोकार्पण, देख लीजिए। ये आप देख लीजिएगा, ये भी पढ़ते रहा करिएगा। अपने नाम पर जारी सिम के बारे में आप लोग ऐसे कर सकते हैं पता कि कितनी सिमें आपके नाम पर हैं। आप लोग जरूर पता करिएगा। सिम कार्ड फ्रॉड
पर लगेगी लगाम, अब देखेंगे। चलिए, यहाँ भी आप देखिए जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी से भी जानकारी मिल जाती है। आईएयू ने पिलोटो से छीना सौरमंडल के 9वें ग्रह का दर्जा। 2006 में आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीनकर उसे बौने ग्रह श्रेणी में रखा। और आईएयू ने कहा कि प्लूटो पूर्ण ग्रह के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए 3 प्रमुख जरूरतों को पूरा नहीं करता है। 1930 में अमेरिकी अंतरिक्ष खगोल शास्त्री क्लाउड टॉम बाग ने इसे खोजा था। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज हेक्टर सूरत पहुंचा बंदरगाह। 1608 में आज ही के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज हेक्टर सूरत बंदरगाह पहुंचा था। जहाज के कैप्टन विलियम हॉकिंस ने मुगल सम्राट जहांगीर से भारत में व्यापार की अनुमति मांगी थी। काफी प्रयासों के बाद वर्ष 1615 में आए ब्रिटिश राजदूत थॉमस रोम मुगलों को व्यापार के लिए मनाने में कामयाब हो गया था। देश को आज़ादी दिलाने में राजगुरु ने दिया था अहम योगदान। महान क्रांतिकारी शिवराम राजगुरु का जन्म 1908 में आज ही के दिन महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। 15 वर्ष की आयु में संस्कृत सीखने वाराणसी गए और इसी दौरान क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। 1924 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े और कई क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिया। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए वर्ष 1928 में भगत सिंह और सुखदेव के साथ मिलकर अंग्रेजी अधिकारी जी.पी. सैंडर्स की हत्या कर दी। 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। एप्पल ने दी चेतावनी, चार्ज करते समय आईफोन के पास ना सोएं। देख लीजिए, कई दुर्घटनाएं भी होती। टेंडन ग्राफ्टिंग से सीधे होंगे पशुओं के टेढ़े पैर। हड्डी के छोटे छोटे टुकड़े कर उस पर विकसित किए गए टिश्यू। विज्ञानियों ने टिश्यू मैनेजमेंट की सहायता से किया है ये सफल। चलिए, टेंडन मांसपेशियों को एडी, कोहनी, घुटने, कंधे, कलाई को मांसपेशियों से जोड़ते हैं। पूरे शरीर में होते हैं। निश्चित अंतराल में लिया गया भोजन अल्जाइमर पीड़ितों के लिए उपयोगी है, अनुसंधान कह रहा है। मरते तारे की अद्भुत तस्वीर। अंतरिक्ष में तैनात सबसे बड़ी जेम्स वेब टेलीस्कोप की कैप्चर की गई रिंग नेबुला की अद्भुत तस्वीर है। यह 22 प्रकाश वर्ष दूर मरते हुए तारे की संरचना है, जो घने आणविक हाइड्रोजन गैस के लगभग 20,000 गुच्छे से बना है। बेहद चमकदार वलय नेबुला कहलाता है। नासा ने जेम्स टेलीस्कोप 2021 में लॉन्च किया था। इसका निर्माण पर $10 अरब की लागत आई थी। यह टेलीस्कोप स्पेस की अनेक शानदार और अद्भुत तस्वीरें कैप्चर कर चुका है। स्कॉटलैंड में मुर्गी ने लिया गिलहरी के बच्चे को गोद। देख लीजिए, ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, देख सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपकी कोई भी शिकायत हो, कोई भी समाधान हो, कोई सुझाव हो मेरे लिए, ज़रूर आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं हैं। बस पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए आप लोग।